आज आईडीएफ ने इतराफ किया कि जो कुछ हुआ इसमें हमारी नाकामी रही है, हम नाकाम रहे, लेकिन बात सिर्फ आईडीएफ की नहीं है, इसमें मोसाद भी शामिल और इसमें नेतन्याहू की सरकार भी जिम्मेदार होगा। क्या लग रहा है आपको कि इस इंकशाफ के बाद, इस एतराफ के बाद अब इजराइल में क्या शक्ल सूरत होगी? फजील साहब, फिर मैं और आगे बात करूंगा, और आपके पास भी कोई अपडेट थोड़ी सी हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं आपको बता दूं, एक मिनट रह गया, ज्यादा जोश में आ गया था आपको लेके मैं, तो कुछ बातें रह गई। मैं बता दूं कि हमारे फजील साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि हर रोज लोग नए जुड़ते हैं, फिर हमारा ये वीडियो नए लोगों के पास भी जाता है, तो बहुत जरूरी होता है कि जिक्र कर दिया जाए। जो देख रहा है उसको पता होना चाहिए कि कौन गुफ्तगू कर रहा है, इसका भी अपना एक असर होता है। हमारे फजील साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखते हैं। मिडिल ईस्ट पर जिस तरह से ये बोलते हैं, आप सब सुनते आए हैं कि कितनी गिरफ्त है जियो पॉलिटिक्स पर, बिल्कुल एक मास्टर की तरह वो बात करते हैं। और फजील साहब सिर्फ बात नहीं करते हैं, फजील साहब एक आंदोलनकारी भी हैं। फजील साहब वो हैं कि जहां लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह वगैरह जेल में जब रहे तो आप उनके साथ रहे। फजील साहब की ये हैसियत है हिंदुस्तान की सियासत में। तो वो जो बात करते हैं वो हवा में नहीं करते हैं, बल्कि कहीं भी कुछ होता है तो आज भी फजील साहब अपने पैसे से जाए वकूफ पर, यानी जो हादसा है, जहां कुछ प्रॉब्लम है, वहां खुद फजील साहब पहुंचते हैं। बहुत बड़ी बात है। इस्तकबाल है फजील साहब, अब आप बताएं। देखिए मुमताज भाई, आज तो एक वीडियो जो ट्रंप ने जारी किया उसमें गजा को पूरा अय्याशी का अड्डा बता दिया गया, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बीच पे समुद्र के किनारे बहुत खूबसूरत बनेगा, शराब पीने का फोटो जारी हो रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप एक साथ विस्की का गिलास लिए समुद्र के किनारे लेटे हुए हैं, और एक सोने की मूर्ति भी वहां पे ट्रंप की लगी है। ऐसा एक वीडियो आज पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। मतलब अभी भी कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी उन्होंने अपने बयान से वापस हुए, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि सीरिया का एसटीएस, उसने भी इजराइल को धमकी दे दी है कि भाई आप खाली कर दो सीरिया, नहीं तो हम उसका जवाब देंगे। और आपने पहले ही कहा कि कुर्दों की जो समस्या थी, अब कोई समस्या ओआईसी के बाद कोई ऐसी समस्या बचती नहीं है। छोटे छोटे ग्रुप्स पहले अमेरिका के शहर पर एक्टिव हो गए थे मिडिल ईस्ट के अंदर, और पूरी तरह से आपस में नाइतफाकी लड़ाई कराना, उनको जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करना, ये अमेरिका की एक चाल थी जो अब दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। और अमेरिका इजराइल के बहाने मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है। वो गेटवे ऑफ अमेरिका है इजराइल। ये बात अरब जगत के सभी लोगों को ये बात अच्छे से महसूस हो चुकी है, और पूरा अरब जगत इकट्ठा हो चुका है। इसलिए इतनी बड़ी कुर्द की बहुत बड़ी समस्या थी टर्की के लिए, बल्कि सीरिया के बाद कुर्दिस्तान एक अलग से राष्ट्र की मांग होने लगी थी, जहां कुछ ईरान का हिस्सा, कुछ इराक का हिस्सा, कुछ सीरिया का हिस्सा, कुछ तुर्की का हिस्सा मिला के एक अलग देश बनाने की बात शुरू हो गई थी। आज आप ही ने बताया कि उनका जो है खात्मा हो गया और वो लोग सरेंडर हो गए, और वो कदम से कदम मिला के चल रहे। और एसटीएस जो आखिरी चिराग था इजराइल का, इजराइल सोचता था कि ये हमारा प्रॉक्सी है और इसी के रास्ते से हम वापस अपनी जमीन को तैयार करेंगे, वो बैक हो गया, वो चला गया ईरान के गोद में। तीसरी बात जो बात होती है ना कि ईरान ने इतना रिफाइन कर लिया, इतना यूरेनियम को शोध कर लिया, इतना शुद्ध कर लिया, ये सब बातें जो हैं वो वेस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा है। अरे अब परमाणु बम कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में कोई नहीं जानता उसको बनाना। जिसके पास पैसा है सब बना सकता है। और किम जोंग की बात आपने की, मैं 4-5 महीने से ये बात बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा दोस्त किम जोंग है, रूस है, ईरान, चाइना। रूस और चाइना चाइना तो चलिए अब आया, लेकिन रूस तो बहुत पुराना देश है।
मजबूत देश है, वो कभी अपने एलाइज को धोखा नहीं दिया और अपने एलाइज को दबा के नहीं रखता है। जबकि मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका अपने एलाइज को दबा के रखता है, उनको शोषण करता है, उनको उठने नहीं देता, उनकी इकोनॉमिक ग्रो नहीं होने देता। यह बात अब दुनिया के लोगों को समझ में आ रही है। तैयब अर्दोगान ने भी इजराइल को धमकी दे दिया है, एसटीएस के थ्रू उनको भी धमकी आ गई और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि इजराइल चाहे कुछ करे या ना करे, पर मिडिल ईस्ट का अरब जगत जॉर्डन वाली पॉलिसी पे काम कर रहा है। ये तो जान लीजिए कि भले इजराइल ठंडा पड़ जाए, पर अरब जगत के लोग अब ठंडे नहीं पड़ेंगे। ये लड़ाई अब अगर इजराइल नहीं करेगा, ये लड़ाई अरब जगत के लोग करेंगे, फिलिस्तीन के लोग करेंगे, हमास के लोग करेंगे, ईरान करेगा। क्योंकि कभी भी दुश्मन को कमजोर इजराइल जो है अपने आईडीएफ फौज को रिवाइव कर रहा है। वो थोड़ा शांति में रहकर ना अपनी फौज को दोबारा इकट्ठा करेगा और हमला करेगा। 2-4-6 महीने के बाद करे, लेकिन करेगा। इससे पहले अरब जगत के लोग ये तैयारी कर लिए हैं, उसमें टर्की भी शामिल है, सीरिया शामिल है, ईरान शामिल है, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, हिजबुल्लाह, हूती, इराक, अफगानिस्तान, ये सारे लोग मिल करके और इजराइल को जॉर्डन में के थ्रू जो है इजराइल तक घुसने की पूरी तैयारी चल रही है। तैयारी इजराइल भी कर रहा है, पर इजराइल अपनी फौज की चूंकि इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में चले गए, आत्महत्याएं बहुत होने लगी हैं इजराइल के अंदर। लोग बहुत ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, पब्लिक भी कर रही है। लोगों का बिजनेस चला गया, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों के पास रहने को पैसे नहीं है, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये सारी अपडेट्स मुमताज भाई हैं। और अब तो फिलिस्तीन आजाद हो चुका है, मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों का अधिकार होगा, यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी जब होगी। जब ये बात आप करते हैं फजील साहब के फिलिस्तीन आजाद हो गया, तो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं और वो अब मतलब अभी भी लेकिन वो समझ नहीं पाते, क्योंकि अभी सीज फायर है और वेस्ट बैंक में जिस तरीके से अभी इजराइल अपनी हरकत कर रहा है। हाँ, लेकिन ये सही है कि आप देखिए कि गजा पर तो पूरी तरह से कब्जा हो गया है हमास का, पूरा उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, ऐसी खबरें हैं। तो ये है। और इजराइल जो है वो कल 650 जो कैदी थे फिलिस्तीनी वो रिहा किए, और सेकंड जो दौर की बात है वो शुरू भी हो गई है, और शायद अब उसका नतीजा, हालांकि अभी एक साहब ने लिखा है कि वो 40 दिन और बढ़ाना चाहते हैं फर्स्ट की, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इजराइल के अंदर चल रहा है। इजराइल की कोई तस्वीर नहीं दिखा रहा है, और इस इंकशाफ के बाद कि दरअसल जो नेतन्याहू की पॉलिसी है, जो वॉर पॉलिसी, उसकी वजह से ये हुआ है इतना ये खतरनाक। और कहां 3 की एजेंसियां, ये जो फजील साहब सवाल उठ रहा है नेतन्याहू की पॉलिसी को लेकर के या एग्रेशन जो उनका, तो क्या लग रहा है इस इंकशाफ के बाद अब इजराइल के अंदर क्या शक्ल सूरत होगी, कैसी तस्वीर उभर करके आएगी? क्योंकि वहां कोई दिखा नहीं रहा है, लेकिन वहां प्रोटेस्ट भी हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। जब अभी जंगबंदी या सीज फायर को तोड़ने की बात थी, तो बहुत ज्यादा वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था। तो अब क्या लग रहा है फजील साहब की अंदर खाने ही बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है नेतन्याहू को। और खबर तो ये भी अब आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, अभी एक साहब ने लिखा है कि हम जो है पैसे वसूल करेंगे जो भी हमने खर्च किए इजराइल पे। तो बड़ा बोझ इजराइल पे। और फिर ये भी खबर है कि हो सकता है कि नेतन्याहू इजराइल ही छोड़ के चले जाए। क्या लग रहा है जो सूरत हाल है? देखिए, अभी जो मुमताज भाई स्थिति है कि आईडीएफ जो है ना, और अमेरिकन सोल्जर्स, या यूं कह लीजिए कि आप पूरे नेटो कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग इनसे निपट पाने की नहीं होती है। ये गोरिल्ला युद्ध जो होता है, जो मतलब इन्फेंट्री, जिसको थल सेना कहा जाता है, थल सेना में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और इधर टर्की और सीरिया, ये जो इधर के जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, ये लोग शारीरिक क्षमता को बहुत बढ़ाते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है
उसमें शारीरिक क्षमता और बुद्धि की का इस्तेमाल ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। गुरिल्ला युद्ध से कभी अमेरिकन या सेक्शन अटैक एक होता है आर्मी के अंदर, इन्फेंट्री जो लोग ट्रेनिंग किए हैं वो जानते हैं। आर्मी ड्रिल में एक सेक्शन अटैक होता है, उसमें कई ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। वो इतना, उसकी ट्रेनिंग का जवाब अमेरिकन सोल्जर्स के पास नहीं है, ना इजराइल के पास है। वो केवल वीडियो बना करके अपने खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन करके, लेकिन उनके खतरनाक हथियारों का जवाब भी तो हमास ने 5,000 रुपए की मिसाइल से दे दिया। उनका आयरन डोम फेल हो गया। एक साथ इतना मार दिया कि आयरन डोम समझ ही नहीं पाया कि किधर जाना है, जिसका कारण है कि ये लोग पिछले 40 साल से अभी तक टेस्टेड नहीं थे। अब टेस्टेड हो गए। जिस तरह के हमास ने, आपको लगता है कि 250 बंधक, ये लोग तो गए थे पैराग्लाइडर से, और एक पैराग्लाइडर में दो दो लोग गए थे। कुछ लोग तोड़ करके बाउंड्री और समुद्र के किनारे गए थे, लेकिन जब एक पैराग्लाइडर पर दो लोग थे बंदूक लेकर के और मोटरसाइकिल से गए थे, तो बंधक को लाए कैसे? उनके लिए क्या व्यवस्था थी? और टोटल आधा से पौन घंटे के अंदर सारा खेल हो गया। वो सारे बंधक सुरंग के रास्ते पहुंचे थे गजा। जितने भी बंधक हैं 250-300 के करीब, सब इजराइल के अंदर से सुरंग आकर के और यहां निकली गजा के अंदर, और ये लोग उस रास्ते से सबको बंधकों को अंदर ले आए। ये बात जो है इजराइल को पता नहीं है, बहुत अच्छे से पता है कि हमारे बंधक, सुरंग जो है इजराइल के अंदर तक चली गई है। और आप गजा की बात नहीं कीजिए, वेस्ट बैंक तक हमास ने अपना जो है कब्जा जमा लिया है, वेस्ट बैंक तक कंट्रोल में ले लिया है। इस बात को ना तो हमास कभी नहीं बोलता है और इजराइल तो बोलने की स्थिति में ही नहीं, वो बोल देगा तो और दुनिया में उसकी बदनामी हो जाएगी कि भाई तुम कर क्या रहे थे इतने दिन से, तुम्हारा आयरन डोम और क्या क्या सब व्यवस्था था, क्या हुआ? अब ये बेगुनाह नागरिकों को पकड़ रहे वेस्ट बैंक के अंदर, ये लोग सर्च ऑपरेशन चला करके और एक टेरर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई नया दरोगा क्षेत्र में आता है तो रिक्शा वालों को, खुंचा वालों को मारने लगता है, टेम्पो वालों को लाठी चलाने लगता है, वो एक टेरर पैदा करने के लिए ऐसा करता है। ठीक उसी तरह वेस्ट बैंक के अंदर टेरर पैदा करने के लिए इजराइल आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, उनको मार रहा है, उनको जेल में बंद कर रहा है, उनको पीट रहा है, ताकि एक दहशत फैले। और हमास ने वहां भी कंट्रोल संभाल लिया है। ऐसा नहीं है कि हमास के लोग 1950 लाइन के ऊपर से अंदर अंदर सुरंग बना चुके हैं जो वेस्ट बैंक या अरब तक आते जाते हैं। तो ये अब इजराइल के बस का नहीं है, ना अमेरिका के बस का है। अमेरिका जो है थिरकना, नाच गाना, दारू पीना, इन सब चीजों से दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकते आप। हर आदमी का शौक ये नहीं है जो अमेरिकन का शौक है या जो ट्रम्प का शौक है, जो नेतन्याहू का शौक है। भाई उनको दारू अच्छी लग रही है, स्विमिंग पूल वहां समुद्र के किनारे एक नेकर पहन करके और दारू की गिलास लेके बैठे हैं, ये सबको अच्छा थोड़ी लग रहा है। जिसको लगता होगा वो लगता होगा। तो अरब जगत के अंदर आप इस तरह का वीडियो बना के डाल रहे हैं, इसका क्या मैसेज जा रहा है कि आप क्या गजा क्या बनाना चाहते हैं? तो जिन लोगों ने अपना घर तोड़वा करके, अपने बच्चों को खो करके, एक माँ अपने 2 बच्चों को खो दी, तीसरा बच्चा को भी ले करके हमास के हवाले कर दिया और खुद खिचड़ी बना करके उनको खिला रही है। वहां बम गिर रहा है और वहीं 4 लकड़ी जोड़ करके, टूटे हुए मलबे की ईंटों पर जोड़ करके लकड़ी, और वहां पे खाना रोटी सेक करके उनको दे रही है। ये जज्बा जो है इजराइल में नहीं आ सकता। वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि भाई और वहां भी समस्या ये है कि असली बात सामने आ नहीं रही किसी के। वहां पे आपस में ये चल रहा है कि आपने नए लड़कों को, जो बेचारे अनट्रेंड सैनिक थे, जिसको आप रिजर्व सैनिक कहते हैं, उनको गजा में भेज दिया, और वो लोग ट्रेंड सैनिक थे नहीं, और जा करके वहां पे जान दे दी अपनी, नहीं तो बंधक बन लिया, हथियार छिना गया उनका, और वो कैप्टिव बन चुके हैं। तो इन सब बातों को लेकर नेतन्याहू पे बातें हो रही, इसलिए कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया, सबको ब्लॉक करके रखा है इन लोगों ने। असली बात जो है आईडीएफ क्यों फेल हुई कि उसके पास परमानेंट ट्रेंड सैनिक नहीं, और वो अनट्रेंड सैनिकों को वहां भेज करके और मरवा दी। अब इसका उनके जिनके बच्चे मरे हैं या जिनके बच्चे गायब हैं या जिनके बच्चे घायल हैं, वो तो सवाल करेंगे ना भाई कि आपने अनट्रेंड सैनिक, इनको, ये लोग पिज्जा बेचते थे, बर्गर बेचते थे, किसी बैंक में नौकरी कर रहे थे, कोई कहीं कुछ कर रहा था, आपने उनको बुला करके और खुद का बेटा को आप अमेरिका में बैठा रखे हो। नेतन्याहू का अपना बेटा वो अमेरिका से बयान जारी करता है, ट्विटर पे अमेरिका की फोटो डालता है,
और आप बेगुनाह इजरायली नागरिकों के बच्चों को, जो बेचारे कंट्री के लिए डिवोशन है, उनको आप ले आकर मरवा दिए। उनके जिनके बच्चे शहीद हुए, जिनकी माँ बेटे शहीद हुए, जिनका बाप शहीद हुआ, जिनका भाई शहीद हुआ, वो लोग तो सवाल करेंगे ना। इस सवाल से परेशान है। क्यों रोक दिया था नेतन्याहू ने 800 फिलिस्तीनियों की रिहाई? इसलिए कि उनको ये बुरा लगा कि हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहा है, लेकिन सच्चाई जो है वो तो रहेगी। ये चीज कभी भी इजरायली सैनिक पैदल सेना में कभी नहीं हमास से जीत कभी भी हमास से नहीं जीत सकता, बम्बार्डमेंट चाहे बिल्कुल जितना भी कर ले।